discontinuously to get a specific value. रदरफोर्ड, जब ये सारा हमें बताया था बोहर ने। अब चूँकि हम डिफरेंस देख रहे हैं रदरफोर्ड और बोहर के एटॉमिक मॉडल में, तो जो हमारे पास रदरफोर्ड था उसके पास कोई भी आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन नहीं था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका सीरीज़ ऑफ लाइंस जो हमारे पास बन रही थी। नेक्स्ट जो उसने क्या किया था, मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जो रेडियाई था बोहर मॉडल का, उसके लिए उसने खुद मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी। ये बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रॉन, चले जी हम हाइड्रोजन के उसके रेडियाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है, इसके अंदर प्रोटॉन्स मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चूँकि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो हमें सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान दोनों फोर्सेस हैं, एक फोर्स लगेगी जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद एक फार्मूला आता है रेडियाई का, R इज इक्वल्स टू होता है n स्क्वायर h स्क्वायर ई नॉट ओवर पाई mg। बेसिकली इसके अंदर अगर हम सब हर चीज़ को देखेंगे, ये कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी नहीं है, तो R तो बेसिकली हमारे पास आ गया रेडियस, R रेडियस आ गया। देन उसके बाद इसके अंदर h जो हमारा है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 6.634 10⁻⁻34 जॉल सेकंड। एरर इसके अंदर पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इतना ही ऑलमोस्ट ये 6.25 या 6.634 कुछ इस तरह इसकी वैल्यू मौजूद है प्लैंक्स कांस्टेंट की। देन उसके बाद पाई हमारे पास कांस्टेंट है 3.414 इसकी वैल्यू पाई की हमारे पास। देन उसके बाद m जो हमारा है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। जो हमारे पास E है, जिस यहाँ जो हमारे पास आता है वो बेसिकली हमारा होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हमारे पास Z है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। E जो हमारा होगा वो होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास बेसिकली आता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी कुछ क्वांटिटीज़ मौजूद है हमारे पास। देन उसके अलावा हमारे पास आती है परमिटिविटी कांस्टेंट जो हमारे पास होता है ये एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहते हैं वो वैल्यू होती है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻12 जो हमारे पास आता है कूलम स्केल पर जूल पर मीटर। ये बेसिकली कुछ वैल्यूज़ है हमारे पास। n तो बेस हर कोई फेमिलियर है, ये हमारे पास होगा नंबर ऑफ ऑर्बिट। हम क्या करते हैं कि हम फार्मूले से डिस्कस करते हैं। बेसिकली r हमारे पास रेडियस आ गया, n हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, ये परमिटिविटी कांस्टेंट आ गया, ये पाई की वैल्यू 3.314, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये z जो हमारे पास आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया। ये वो फार्मूला था जो हमारे रेडियाई के लिए बोहर ने निकाला था। अब हम क्या करेंगे कि एक बाय एक अगर हम n की वैल्यूज़ चेंज करते जाएँ, यानी कि n चूँकि हमारे पास ऑर्बिट है और ऑर्बिट की वैल्यू वेरी करती रहती है हमारे पास, तो हम इसे देखते हैं। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। और इनकी अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास एक नई वैल्यूज़ बनती है जिसको हम कहेंगे 0.529 ए नॉट। अगर तो n 1 होगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.529 ए नॉट। अगर R2 होगा, ये वाली वैल्यूज़ ना हर किसी के अंदर कांस्टेंट रहेंगी। बेसिकली चेंज क्या होगा हमारे पास n की वैल्यू। अगर n2 होगा इस तरह हमारे पास, अगर n3 आ जाएगा तो ये क्या होगा कि वैल्यूज़ 529 है 3 का स्क्वायर, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होती रहेंगी, सो ऑन इस तरह ही चलती जाएंगी। इसका मतलब कि सेकंड ऑर्बिट जो हमारे पास होगा वो 4 ऑर्बिट जो हमारे पास होगा ना फर्स्ट ऑर्बिट्स, उससे 4 टाइम ग्रेटर डिस्टेंस पे मौजूद होगा।
सेकंड, जबकि जो हमारे पास है सेकंड ऑर्बिट पहले ऑर्बिट से 4 टाइम होगा, और जो हमारे पास 9 टाइम अवे होगा इस तरह, यानी कि ये हमारे पास 25 टाइम इस तरह, यानी कि 16, यानी कि कुछ इस तरह का ऑर्डर बनेगा 4 9 16 25, यानी कि इस तरह ये क्या होंगे, एक दूसरे से डिस्टेंस के ज़रिए दूर होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे। नेक्स्ट जो था वो हमारे पास था एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। बोहर ने बेसिकली हमें क्या क्या दिया था, एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई भी दिया था और एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी भी दिया था। उसने निकाला था हाइड्रोजन के लिए, और एन की वैल्यू पुट करके हम किसी भी चीज़ के लिए निकाल सकते हैं। एनर्जी की जो वैल्यू थी वो थी माइनस के अंदर जेड स्क्वायर E4 m/8 N स्क्वायर H²। अगर हम यानी कि n की वैल्यू 1 रखेंगे हाइड्रोजन के लिए, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हमारे पास आएंगी, यानी कि Z² E4 m/8 A², तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। तो अगर हम पुट करेंगे E1 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, या फिर चले लेट्स सपोज EN की वैल्यू रखते हैं, तो वो आएगी -2.18। अगर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 10⁻18 1/n² जूल। अगर तो हमारे पास 1 होगा, n 1 होगा तो उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी जो ये हमारे पास मौजूद है, और अगर n चेंज होता जाएगा तो वैल्यू भी उसकी क्या होती जाएगी, चेंज। सेम लाइक जिस तरह हमने इधर निकाला है n की वैल्यू पुट करके, ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास कांस्टेंट थी, इस तरह इसके अंदर भी हमारे पास ये जो आ रहा है, ये n² को निकाल के बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। इस तरह E1 और E2 की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ सकती है। तो ये हमारे पास कह रहा है जी हाई ऑर्बिट जो होते हैं वो क्लोजली स्पेस कि अगर हमारे पास N1 और N2 दो ऑर्बिट हैं, उनके दरमियान हमने एनर्जी डिफरेंस निकालना है, डेल्टा E निकालना है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी 2.18 10⁻18, और जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है 1 ओवर उसका स्क्वायर और साथ हमारे पास जूल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस अगर हमारे पास दो ऑर्बिट होगा तो उसके लिए निकाला जाएगा। चलें फिर गाइस, ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, जिसमें बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारे पास उसमें हमने डिस्कस किया बोहर का मॉडल एटम, फिर हमने डिफरेंस देखा जो रदरफोर्ड के मॉडल एटम के साथ, फिर जो उसने एनर्जी का हमारे पास रिलेशनशिप दिया, फिर उसने रेडियाई का दिया, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट अगर कोई आप वीडियो यानी कि कोई अपनी मर्ज़ी के टॉपिक पे बनाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।